हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। बिल्कुल भव्य की शपथ से मजबूत कुलदीप, ये सवाल भी है और इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हुड्डा की कांग्रेस को मात देंगे, क्योंकि कहा तो ये गया कि दावा ये किया गया कि हमला बोला गया कि कुलदीप बिश्नोई की ओर से कि देखिए पहले राज्यसभा में, उसके बाद अब विधानसभा उपचुनाव में, आगे बारी लोकसभा की और उसके बाद विधानसभा की। भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी को मात देंगे। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अब कुलदीप का भविष्य क्या होने वाला है, कुलदीप बिश्नोई आगे क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरह की जिम्मेदारी या अवसर बीजेपी की ओर से उन्हें दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि चैरिटी करने वो नहीं आए हैं। साथ ही परिवारवाद को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए गए हैं। एक बात भी उनकी ओर से कही गई है कि बीजेपी में एक ही परिवार के कुछ लोगों को टिकट मिला भी है, ऐसे भी उदाहरण हैं। तो तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट आप देखिए। इससे जादुई आंकड़ा कहीं ना कहीं, लेकिन हरियाणा विधानसभा में इस बार बीजेपी पहली बार 40 के पार पहुंच ही गई, वो भी अपने बूते। आदमपुर से नवनिर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ क्या ली। बीजेपी के लिए विधानसभा में आंकड़ा 41 पहुंच गया। इस समय एक नहीं, दो पक्षों के लिए सब हरा भरा ही नजर आ रहा है। इस समय एक नहीं बल्कि दो पक्षों के लिए राजनीति में सब हरा भरा ही नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए सदन में मजबूती और बढ़ गई। भव्य बिश्नोई जो पहली बार विधायक बने और ये रिकॉर्ड भी बना कि सबसे कम उम्र के विधायक बन गए हैं, और कुलदीप बिश्नोई जो सबसे ज्यादा हरे भरे यानी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि बेटा विधायक बन गया। एक और पीढ़ी उनके पिता का सपना पूरा कर रही है, और जो राजनीति इससे पहले थोड़ी डाबाडोल हुई भी, वो एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो गई। और जिस तेवर के साथ पिछली पार्टी को छोड़ा, उन तेवरों का असल असर दिखाकर सभी का मुंह भी बंद करा दिया। और इससे भी बड़ी बात कि अपना अगला लक्ष्य भी उन्हें साफ दिखने लगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और आज फिर मैं वही कहता हूँ कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलती, दूसरी मात ये दी है। और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा, उसमें ध्वस्त करेंगे, और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टुकड़ा साफ करेंगे। लेकिन ये जीत आदमपुर हल्के की जीत है, मनोहर लाल जी माननीय उनकी कार्यशैली की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, और ये जीत आदमपुर हल्के के हर कार्यकर्ता ने। सीधी चुनौती कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा आदमपुर में हुई हार से हताश नहीं। यानी बात साफ है कि सेमीफाइनल के नतीजे से हुड्डा ने बड़ा सबक लिया है और फाइनल की रणनीति और सटीक और कड़ी बनाने की ठान ली है। चुनाव जो हुआ और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसके नतीजों से हम संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बावजूद इसके कि पूरा सरकार ने अपना जोर लगाया, बीजेपी जेजेपी ये सब एक पार्टी हो गए थे, उसके अलावा दो और जो फैक्टर थे जो हम कहते वोट कट होंगे, उन्होंने भी पीछे से हाथ मिला के उन्हीं की मदद करने की। उसके बावजूद बहुत अच्छी वोट मिली हमारे को, और ये साफ प्रतीक ये दिखता है उससे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जब आदमपुर में ये है तो बाई इलेक्शन में ये है, तो जनरल इलेक्शन में तो क्या होगा। हुआ जो भी, बिश्नोई परिवार के कुल का एक और दीपक अब अपनी दादा की राह पर चलते हुए विधानसभा पहुंच ही गया। सीएम से आशीर्वाद लिया तो ताऊ से भी, साथ ही अपने इरादे और आदमपुर को लेकर अपनी सोच को भी साफ कर दिया। मैं आदमपुर की मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके हर एक अपेक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। कौन सी प्रायोरिटी है कि मैं आदमपुर का कायाकल्प करना चाहता हूं। 26 साल के बाद इतना सुनहरा मौका आदमपुर को मिला है सत्ता पक्ष में हिस्सेदारी देने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व का कि मैं कि जिस प्रकार से वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में, और मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जिस प्रकार से आदमपुर की जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तो विशेष रूप से वो भी आशीर्वाद आने वाले समय में आदमपुर को बनाए। कांग्रेस के लिए चुनाव और ये नतीजे कई सवाल छोड़ गए, जिनका जवाब तो अंदर खाने कांग्रेस के पास भी है, लेकिन उन जवाबों को पार्टी में अप्लाई करने में परेशानी बहुत है, क्योंकि इन्हें अप्लाई करने के लिए आपसे एकजुटता चाहिए, हर किसी के मनभेद को खत्म करना पड़ेगा, और भी कई चीजें। लेकिन जो भी हो, फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को भी हो रहा है और साथ ही बिश्नोई परिवार को भी।
और इसीलिए तो बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई इस बात से गदगद ही गदगद हैं, यानी इनके लिए फिलहाल सब हरा भरा है। तो एक और विधायक चूंकि बीजेपी को मिल गए हैं और आज शपथ लेते ही अगले चुनाव की बात हुई है। साथ ही कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चूंकि पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसे लेकर भी जवाब दिया गया है। तो चर्चा हम करने वाले हैं। एक खास पैनल हमारे साथ के हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ के, कांग्रेस प्रवक्ता जोगेंद्र मोर जी जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी जी हमारे साथ के, इनेलो प्रवक्ता रजवंत दहिनवाल जी के। स्वागत है सभी का चर्चा में। और शुरुआत वंदना जी आपसे, क्या भूपेंद्र हुड्डा को हराना ये टारगेट है कुलदीप बिश्नोई का या बीजेपी का कि 2024 में उन्हें रोकना है? क्योंकि आज के उनके संबोधन से या मीडिया से जो बातचीत की गई उससे तो यही लगा। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने इसको बहुत क्लियरली सुना है और आप भी इसको सुन पाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने उनको 2 बार मात दी है फ्री हैंड मिलने के बाद। ये बार बार हुड्डा जी कहते थे कि अगर मुझे फ्री हैंड मिल जाएगा तो देखिए हरियाणा में क्या क्या हो जाएगा, मैं पहले मुख्यमंत्री रहा हूं और अब सारी चीजें कंट्रोल कर लेता हूं, कर सकूंगा अगर मुझे फ्री हैंड मिल जाएगा। ये बात वो तब भी कहते थे जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी, तब भी वो यही बात कहते थे कि बाकी जो नेता हैं वो कहीं ना नजर आए, सिर्फ मैं हूं तो शायद मैं बहुत कमाल कर लूंगा। तो ये उस बात का जवाब दिया है कुलदीप बिश्नोई जी ने कि वो कहते थे कि मुझे फ्री हैंड मिल जाए फिर आप कमाल देख लेना। तो वो 2 हार तो मिल चुकी हैं। एक हार आपने देखा कि उन्होंने राज्यसभा में हारे हैं। ये अगर कुलदीप बिश्नोई जी का वोट भी हटा दें तो इनकी अपनी पार्टी का 1 वोट कहां गया वो उसका जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, आदमपुर में ये जो हार हुई है, ये हार में हम शायद पिछले डिबेट में थे जब आदमपुर का इलेक्शन खत्म हुआ था, रिजल्ट आया था, तब भी मैंने इस बात को कहा था कि जो आदमपुर की हार हुई है ये कांग्रेस से ज्यादा कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की हार हुई है। तो कुलदीप बिश्नोई बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो 2 बार मात है ये मैं उनको दे चुका हूं फ्री हैंड मिलने के बाद। और उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से अभी 2 बार हार दी है, आगे अगर राज्यसभा के चुनाव होंगे तब भी हम हराएंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी हम हराएंगे और विधानसभा के चुनाव में तो हम हरा ही रहे हैं। तो ये उनका एक सीधा सीधा स्टेटमेंट था। यहाँ पर हुड्डा जी का जो अपना उनका कहना था बार बार कि मुझे फ्री हैंड छोड़ दीजिए फिर देखिए कि क्या कमाल होगा, एक एक करके जिस तरह से उन्होंने बाकी सब नेताओं को निपटाया, और ये बार बार ये स्टेटमेंट आती थी कि हुड्डा जो है उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये उस बात का जवाब कुलदीप बिश्नोई जी ने बहुत क्लियरली दिया है कि फ्री हैंड मिलने के बाद इनको हराने का काम किया। यानी कि जो अस्तित्व बताते हैं हुड्डा जी वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ हवाई बातें हैं कि मैं बहुत कुछ हूं और मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूं। जी जोगेंद्र मोर जी, एक तरफ तो देखिए बीजेपी को मजबूती मिली है, आप लोगों का एक विधायक तो चूंकि पहले कम हो ही गया था, आज शपथ भी ले ली गई है। राज्यसभा में आप लोग हारे नंबर्स होने के बावजूद, आदमपुर उपचुनाव में आपकी पार्टी की सीट थी वो आप लोगों ने गंवाई, अब बारी है लोकसभा की, उसके बाद बारी है विधानसभा की। शपथ की बात करें तो राजनीति में तो बहुत सिद्धांतहीनता है। अगर इस प्रकरण में पूरा आप देखेंगे, पहले सिद्धांतहीनता की कुलदीप बिश्नोई ने, क्या सिद्धांतहीनता की, अब अगर वो कांग्रेस पार्टी के पोस्ट पे चुन के आए थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट डालने में कोई शपथ की बात नहीं होती है। इस प्रकार की कोई बात कहना एक बात। दूसरी बात, खोखलापन नजर आया भारतीय जनता पार्टी का, जो परिवारवाद के ये कहती थी, परिवारवाद की अलग अलग बातें करती थी और बिश्नोई परिवार के सामने एक सीट बढ़ाने के लिए घुटने टेकने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। तीसरी बात, वही कुलदीप बिश्नोई बाप बेटा जिनके खिलाफ 200 करोड़ रुपए के नोटिस जारी कर रखे थे, जिनको वो बताते थे, वही कुलदीप बिश्नोई जो ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी की भी एक कर लेना, भारतीय जनता पार्टी भी एक मत करना। इन्होंने जो सीट पे कंधे घोंपने का काम किया है वो पूरे बिश्नोई समाज की सीट पे कंधे घोंपने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी। जिस व्यक्ति के महीनों में इतने बयान बदलते हो, उस व्यक्ति की किसी भी बात का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। आदमपुर चुनाव की हम बात करते हैं, 30,000 से लेकर 15,000 पर रह गए, जब सरकार था, उपचुनाव था, और उस मंच पर देखिए जिस मंच पर 3 लोगों ने लोकसभा का चुनाव जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, दुष्यंत चौटाला, गजेंद्र सिंह और भव्य, तीनों ने एक मंच पे आना पड़ा और तब जो है 52,000 वोट, हमने वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, हमने वोट अधिक लिए हैं और पार्टियां कहीं नजर ही नहीं आई। तो कांग्रेस अपने उसमें कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और ये पूरे मीडिया में और पूरी डिबेट में पूरी हर जगह पे ये बात है। फिर चौथी बात पे आता हूँ,
एक जो वंदना जी कह रही वो अपनी पार्टी को देखे, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कभी भी नहीं कहा कि फ्री हैंड कोई जिम्मेदारी की कोई बात नहीं की। वो नेता प्रतिपक्ष है और अगर कोई हमारे प्रदेश अध्यक्ष है तो उदय भान जी है। ये कहना कि मेरे को फ्री की कहा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि मेरे को फ्री हैंड दे दो, मैं ये कर चुका अपनी पार्टी के। और रही बात, जब पार्टी को छोड़कर किसी एक नेता पे केंद्रित होना पड़े, भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा पे हमला करती है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र इन लोगों को भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर एक फोबिया हो गया, एक डर हो गया। आज हरियाणा में अगर कोई जननेता है जी, अगर आज हरियाणा में कोई जननेता है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। उनसे बड़ा जननेता हरियाणा में कोई नहीं है, जिनका सार्वभौमिक इस प्रकार से ये देखा है जिसमें तो पूरे हरियाणा में कोई फ्लोरिंग मान ली जाए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जननेता ही नहीं है कोई। तो ये स्थिति है। तो इस जो है भारतीय जनता पार्टी को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नाम का फोबिया हो रखा है। ये हर बात में जो है वो कोई भी आप देखेंगे वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेंगे। तो ये स्थिति इनकी है। तो इसलिए ये जो है ये बिल्कुल भी पोस्टिंग की बात करते, बड़ी बड़ी बातें करते, जिन बातों में कोई दम नहीं है। और ये सरकार आने के बाद 3 विधानसभा चुनाव हुए, 2 तो हारी है, 2 उपचुनाव तो हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये हालात है और भूपेंद्र हुड्डा के नाम। लेकिन पिछले 2 चुनाव, पिछले 2 बाई इलेक्शन में मोर्चा, मैं आगे बढ़ूंगी इसी कमेंट के साथ, पिछले 2 बाई इलेक्शन में कुछ बदला नहीं था। जिस पार्टी की सीट थी उसे मिल गई थी। इस बार तो आप लोगों की कम हो गई, बीजेपी की तो बढ़ी है ना। 3 साल 40 से 41 हो गई ना बीजेपी का तो 1 नंबर बढ़ गया आके। आप लोगों का 1 नंबर कम हो गया आके विधानसभा में। ये देखिए ये बदलाव परिवार, अगर इस परिवार से अलग देखते तो पता चलता परिवार वो किंतु परंतु वो तो हम कितना ही करें, लेकिन फैक्ट ये है कि आपका 1 विधायक कम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया। हो गया। अगर पार्टी से गद्दारी करके कोई चीज है, अब भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्या किया, 59 लोगों की टिकटें काटी। गुजरात के अंदर देख लो ना भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। 20 कांग्रेस से लेके तोड़ के दूसरी पार्टी से तोड़, इनके पास अपना कमान ही नहीं है। इनके पास अपना है क्या कि दूसरी पार्टी। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे चर्चा में। विवेक जी, एक बात, नर्सरी में नेता ही नहीं पैदा कर पाए, ये अपनी नर्सरी में नेता ही नहीं पैदा कर पाते, तो किस बात की राजनीति करते हैं, किस बात की राजनीति विचारधारा है इन लोगों की। आप लोग अपने नेताओं को रोक नहीं, देखिए आप लोग अपने नेताओं को रोक भी नहीं पाते हैं सर। आप लोगों के नेता छोड़कर चले जाते हैं या फिर पार्टी में रहकर बयानबाजी करते हैं। एक ये भी आपकी बात भी कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है ना कि आपकी पार्टी के नेताओं को आप लोग नहीं रोक पाते हैं। व्यक्ति बात नहीं होती। चलिए अभी वो सब आगे बढ़ेंगे। जोगेंद्र मोर जी, विवेक जी, देखिए एक बात तो जो कही गई जोगेंद्र मोर जी की ओर से कि सभी दल, आप बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें या दूसरे बड़े नेता हरियाणा के जो भी हैं, क्या कारण है कि इन दिनों सभी के निशाने पर भूपेंद्र हुड्डा के? कौन कहता है ज्योति जी भूपेंद्र हुड्डा? आज तो कांग्रेस के निशाने पे भूपेंद्र हुड्डा है जी, सभी दलों के निशाने पे भूपेंद्र। मैंने तभी ऐड किया कि हरियाणा के बड़े नेता, उसमें पार्टी संगठन के भी हो सकते हैं। आप लोग बार बार कहते हैं पिता पुत्र की पार्टी। जो बात आप कांग्रेस हमने काम किया, इन्होंने कुछ भी बोला वो हमने सुनने का काम किया। किस भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं ज्योति जी आप? वही भूपेंद्र हुड्डा जिसको ओल्ड रोहतक से बाहर कोई जानता नहीं। आज कहीं ना कहीं उनको ये देखना पड़ रहा है कि आदमपुर के अंदर वो कहते हैं कि जेजेपी का वोट हमें पड़ेगा, जेजेपी का वोट हमें मिलेगा। आज दुष्यंत चौटाला जी के सहारे वो कोई भी चुनाव वो लड़ने की बात करते हैं, वो कहते हैं जेजेपी का वोटर, कभी कहते हैं जेजेपी के पास कुछ नहीं। आज जेजेपी उनको चुनाव से पहले सब कुछ जेजेपी के पास ही दिख रहा था और जेजेपी के वोट के सहारे ही वो जीतने की बात कर रहे थे। आज ज्योति जी साफ एक बात है, भूपेंद्र हुड्डा अगर किसी का टारगेट है तो वो कांग्रेस पार्टी का खुद का टारगेट। कांग्रेस पार्टी तो कुलदीप बिश्नोई के टारगेट निशाने पर तो भूपेंद्र नहीं, मैं इनको क्लियर कर दूं। देखिए कांग्रेस के आपने पूछ लिया, मैं बता दूं अभी ये उनके बयान पर ही है। उनके बयान में ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को 2 बार हरा चुके हैं। और भव्य बिश्नोई की ओर से जब पहली प्रेस वार्ता की गई विधायक बनने के बाद, तब भी कहा गया भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया गया। बीजेपी ने पूरे प्रचार के दौरान कहा कि पिता पुत्र की पार्टी हो गई। क्या जेजेपी बार बार कहती है, डिप्टी सीएम कहते हैं
तो ये तो बिल्कुल इतनी हैरानी आपको नहीं होनी चाहिए कि हम टॉपिक से अलग चले गए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं गए, मैं यकीन से कहती हूँ। हम बिल्कुल कहते हैं, पर जो लोग बीच में टोका टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा समझाइए, अपनी बारी में बोले। ज्योति जी, जो कुलदीप जी ने आज कहा वो साफ स्पष्ट है। वो कांग्रेस छोड़ के आए थे, उन्होंने अपने विचार रखे। आज कहीं ना कहीं ये बात देखने की है, जो लोग कहते थे कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सरकार बना देंगे, आज ऐसी क्या नौबत आन पड़ी। 3 महीने में उनसे संगठन तो बना नहीं, सरकार बनाने की बातें करते हैं। 3 महीने की बात की गई थी। आज गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा और गठबंधन की जीत हुई, वो सबके सामने है। और आने वाले समय में भी इसी तरह चुनाव लड़े जाएंगे और इसी तरह जीते जाएंगे। ये देखने की बात ये है कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस अपना गठबंधन, अपना संगठन नहीं बना पाई। आज तक संगठन उनका पूरा नहीं है, उनके पास ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है। वो बातें कर रही है सरकार बनाने की। सरकार विधायकों से बनेगी। अभी भाई कह रहे थे कि हमारे गए हुए नेता वहां है। जनाब, आपने जाने क्यों दिए? अगर आपकी पार्टी में इतनी खासियत थी, आपके नेता इतने काबिल थे, तो आप जाने क्यों देते हैं? आपके पास अभी सुनने का काम कीजिए। अभी तो जो और जाने लग रहे हैं उन्हें रोक लो। आप कुछ भी करते और जाने लग रहे हैं, डे बाय डे जो छोड़ के जा रहे हैं उन्हें रोक लो। कभी आप हैसियत की बात करते हैं, कभी आप किसी चीज ये राजनीति में तो कल के लोग आपके किसी काम नहीं आएंगे। आप देखिए ना क्या होगा आने वाले टाइम में। आप देखिए, कांग्रेस बातें तो बड़ी बड़ी करती है, कांग्रेस के पास है कुछ नहीं। आज कांग्रेस की अगर बात करें, जो बात ज्योति जी आपने कही, मैं उस बात को बिल्कुल सही कहता हूँ। पिता पुत्र की पार्टी बन के रहेगी। मैंने नहीं कहा, मैंने तो बताया किस किसने कहा है। मैंने नहीं कहा विवेक जी। सभी ने कहा, सभी ने कहा, आपने भी वही बात बताने का काम किया। पर रियलिटी भी यही है, पिता पुत्र की पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज कांग्रेस का जो अस्तित्व था वो डे बाय डे खत्म हो रहा है और आने वाले टाइम में सितोड़ रोग तक ही ये सीमित रह जाएगी। और आज भी वही है। देखिए ना किस तरह का चुनाव लड़ा गया। आज कांग्रेस का कोई भी लीडर आया उस स्टेज के ऊपर तो बताने का काम कीजिए। पिता पुत्र आते हैं ना, किरण चौधरी आई ना, कुमारी शैलजा आई, कौन आया? रणदीप सुरजेवाला नहीं आए। यात्रा का नाम लेके बहाने बनाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोने रोए जाते हैं। वो सबके सामने है। रजवन जी, आज गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा और गठबंधन मजबूती से जीता है। रजवन जी, उपचुनाव हमने देखा आदमपुर का, हालांकि परिणाम तो 6 तारीख को आ गया था, लेकिन आज चूंकि शपथ ले गई तो हम चर्चा इस पर कर रहे हैं। बीजेपी का एक विधायक बढ़ गया है, बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। इनेलो कैसे देखती है? हरियाणा की राजनीति पर क्या असर आप लोग मानते हैं? क्योंकि ये बदलाव तो अपने आप में इसलिए भी अलग है कि 2019 में जो संख्या थी उसमें केवल बीजेपी के नंबर में या संख्या में तब्दीली हुई कि बदलाव आया है, एक और विधायक जुड़ गया है। देखिए ज्योति जी, हुड्डा साहब काफी लंबे समय से एक डिमांड कर रहे थे फ्री हैंड की, और सरकार उनकी जो पार्टी है वो पार्टी उनको सुन नहीं रही थी, लेकिन लगातार मुझे लगता नहीं कि उनका कोई बयान ऐसा होगा पार्टी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा होगा, पार्टी प्लेटफॉर्म पर या हाईकमान के सामने कहा होगा फ्री हैंड दिया जाए तभी कुछ करेंगे। मुझे नहीं लगता उनको कोई बयान है ऐसा। नहीं, मैं देखो एक चीज है, जो कुछ एक चीज ऐसी होती है जो दिखाई दे देती है और कुछ चीजें ऐसी है जो दिखाई देती नहीं है लेकिन हो रही है। जिस प्रकार से आज जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है वो कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रही लेकिन बाहर सबको दिखाई दे रही है। इस प्रकार की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने के अनुसार उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने एक जो नारा दिया हुआ था कि कांग्रेस मुक्त भारत को, उसको सार्थक करने में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी जो अपने आप में ये कह रहे थे कि मेरी अंतरात्मा जाग गई, इसका मतलब तो ये है कि कांग्रेस के जो और लीडर हैं उनकी अंतरात्मा मरी पड़ी हुई है। अगर उनकी अंतरात्मा जाग गई और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये बात ठीक है, उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं एक चीज इसके साथ साथ हम पहले भी कहते थे कि जो 200 करोड़ रुपए का जो ब्लैक मनी का जो आरोप था, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था, शायद इस जो आज का जो माहौल चला हुआ है, ये जो कांग्रेस की फूट और मामले चले हुए हैं, इसमें एक चीज छुप गई कि कुलदीप बिश्नोई
जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, शायद उनको उसका इनाम मिल चुका है। और वो इनाम मेरे हिसाब से तो ये है कि जो उनका लुकआउट सर्कुलर था वो रद्द हो चुका है, उस स्पीच पे कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। तो हम तो यही चीज कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जो कह रहे थे कि मेरी तो अंतरात्मा जागी, उनकी अंतरात्मा नहीं जागी थी। वो 200 करोड़ के खिलाफ और जो उनका लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, शायद उसको सर्कुलर को रद्द कराने के लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अब मैं दूसरी बात में बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की फूट की बात अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, कांग्रेस में तो हाल खराब चल रहा है। अगर आज कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और अगर वो सही तरीके से अगर इस मुद्दे को उठाते तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास उनके पूरे विधायक, जो उनके हम कहते हैं कि उनके पास सरकार चलाने के मामले में गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा था। और गठबंधन ऐसी पार्टी का ले रखा है जिनके 5 से 6 विधायक उनके नाराज चल रहे थे सरकार पर। जब तक उनकी सरकार बनी है तब से लेकर उनकी कभी भी विधायक दल की बैठक में वो इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नाकामी की वजह से आज ये सरकार चल रही है, वरना इस सरकार को अल्पमत में तो इनका चुनाव हो जाता, अब तक तो इनका चुनाव हो जाता। क्यों? लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि इस सरकार को चलाने में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह का सहयोग है, ये तो वो है जो जिनके नेता नहीं हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन आज मुख्य विपक्षी दल कौन है? आज मुख्य विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस कहीं अगर अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करती तो आज सरकार, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती। काफी है, कभी आप ये कहते हैं अब सरकार अगर ठीक से काम करेगी, आप उसमें सरकार, लेकिन सरकार की इसमें आप उपलब्धि नहीं मानते, इसे आप कांग्रेस की नाकामी मानते हैं। कांग्रेस की नाकामी इसे आप मानते हैं कि सरकार या गठबंधन चल रहा है। नहीं, मैं इसलिए मान रहा हूँ ना कि आज संख्या बल की अगर आप आज बार हम बात करते हैं संख्या बल की, अगर संख्या बल की बात करते हैं तो आज कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है और चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि वो अगर मुद्दे नहीं उठाए, अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जब भी वोट करने की बारी विधानसभा में आती है तो सरकार के पक्ष में ही वोट करते हैं, आपको जानकारी होगी इस बात की। सरकार के पक्ष में उन्होंने कभी भी वोट नहीं किया। उन्होंने सरकार, आपने देखा होगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सरकार के पक्ष में कभी भी वोट नहीं किया। उन्होंने अगर राज्यसभा के मामले की बात आई तो उन्होंने कार्तिकेय को वोट डालने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, राष्ट्रपति चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, जहां बीजेपी का समर्थन है, सरकार का समर्थन है, वही अभय का समर्थन था। राष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ? आप इस चीज को राष्ट्रपति चुनाव ये कहते हैं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा नहीं कर रही, तो अभय क्या कर रहे हैं? अगर किसी अच्छे व्यक्ति को, देखिए एक चीज है ज्योति जी, मैं बताना हूं, अगर किसी अच्छे व्यक्ति का नाम अगर कोई आप ले लेंगे, अगर हम उसका समर्थन कर देंगे तो हम आपके समर्थक नहीं हुए, हम उस अच्छे व्यक्ति के समर्थक है। आप इस चीज को मत भूलिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी किसी अच्छे व्यक्ति का नाम, अच्छे व्यक्ति का नाम आगे लेके आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर उसको अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। आप लोग करते हैं जहां आप लोगों को अवसर मिला के, ठीक है। ज्योति जी एक छोटा सा पॉइंट देना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जिनके नेता ये कहते हैं जो मुझे सीएम बनाएगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। इनकी तो सपने इनके सिर्फ सीएम के हैं, इनके पास कुछ नहीं। 19 का इनको जो संख्या की बात कर रहे हैं, ये 19 विधायक थे जब पार्टी अलग हुई। दुष्यंत जी को, दिग्विजय जी को हमें पार्टी से निकाला गया और आज एक मात्र पे रह गए और आने वाले समय में वो भी नहीं रहेगा। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही? साथ ही मेरा सवाल भी आपसे, कुलदीप बिश्नोई जब ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भूपेंद्र हुड्डा का सुपड़ा वो साफ कर देंगे, तो क्या लगता है कि आपको क्या आधार होगा? देखिए, भजनलाल तो बड़े नेता रखे, इसमें कोई दो राय नहीं, कद्दावर नेता रखे, लेकिन उनके पास अपनी उपलब्धि के नाम पर फिलहाल क्या थे? केवल एक मात्र सीट थी, वो भी बेटे ने इलेक्शन फाइट किया, जबरदस्त टक्कर वहां मिली, वो भी तब जबकि सरकार साथ थी और बीजेपी की टिकट पर थे भव्य बिश्नोई। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या प्रभाव या आधार है कि कांग्रेस को रोक देंगे वो? ज्योति, आज की जो परिस्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मोदी जी की लीडरशिप और खट्टर जी की लीडरशिप के बारे में वो बार बार बोलते हैं, वही सबसे बड़ा आधार है। उनको पता है मोदी जी किस प्रकार से देश में काम कर रहे हैं और किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रदेश में काम कर रहे हैं और किस प्रकार से हमारी गठबंधन की सरकार बढ़िया ढंग से चल रही है। उस आधार पर वो कहते हैं कि ये जो सुपड़ा है वो साफ होने वाला है। अभी जोगिंदर मोर जी बार बार बोल रहे थे कि इनको हुड्डा का फोबिया है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम सबको हुड्डा का फोबिया है, हम बार बार उनका नाम क्यों लेते हैं। सबसे पहले फोबिया के नाम पे तो आपको बता दूं, जिस बात पर चर्चा हो रही है, कुलदीप बिश्नोई जी ने क्या कहा कि मैंने उनको मात दी है, आगे भी मात दूंगा।
अगर आप इसको फोबिया समझते हैं, फोबिया का मैं मतलब बता देती हूँ, डर जो आप बताने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी को डर है, तो डर होता तो ये ना बोलते कि आपको हमने हरा दिया, एक बार हरा दिया, 2 बार हरा दिया, आगे भी लगातार हराते रहेंगे। आप उसको डर समझते हैं तो आप खुश रह सकते हैं। आप जिस व्यक्ति के सिपह सलाह रहे हैं उस ढंग से ही आपका बनता ही है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप हुड्डा जी का नाम बार बार क्यों लेते हैं, या आपने अभी के प्रश्न भी आ गया था कि हुड्डा जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे फ्री हैंड छोड़ दिया जाए। बिल्कुल, वो अपने सिपह सलाह आगे करते हैं, वो बोलते हैं हुड्डा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब हुड्डा। अपनी जुबान से कभी नहीं कहा। जी नहीं, उन्होंने अपनी जुबान से नहीं कहा, लेकिन ये बात जो है इनके सिपह सलार को आगे करके हमेशा वो बोलते रहे कि हुड्डा साहब को फ्री हैंड दे दो, हुड्डा साहब मजबूत है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये तो ऑन एयर जो स्टेटमेंट्स है इनके नेताओं की, उन्होंने ये क्लियरली कहा कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनको पावर देनी पड़ेगी, इनको फ्री हैंड देना पड़ेगा। और फ्री हैंड मिलने के बाद क्या हालत हुई वो आप देख सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप नाम क्यों लेते हैं हुड्डा जी का, आपने कोई और नेता छोड़े हैं क्या? बेचारे रणदीप सुरजेवाला तो राजस्थान भाग गए, और किरण चौधरी जी का क्या हाल है? आप तो हैसियत पूछ रहे हैं उनकी कि हैसियत है या नहीं है। और अगर आप यहाँ पर शैलजा जी की बात करते, तो शैलजा जी को तो आपने अध्यक्ष पद से ही विदा दे दी। राजस्थान भाग गए, राजस्थान भाग गए, तो नतमस्तक हो गए, उसके बाद जाके उनकी अपनी कोई हैसियत खुद की नहीं बची। एक बार ठीक है, एक बार पहले भी कुलदीप बिश्नोई राजस्थान में इलेक्शन लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, आज एक बार फिर से कहा गया, तो क्या कुलदीप भी राजस्थान की जाएंगे? ऐसी कोई पार्टी जो मैंने उनकी स्टेटमेंट पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग जो या कोई मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी है कि राजस्थान जाएंगे कुलदीप? जी मैं बता देती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जब आजमपुर का इलेक्शन आया तो मीडिया ने उनसे पूछा कि यहाँ पे अब एक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आगे क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं राजस्थान में जाके काम करना शुरू करूंगा, वहां पे जितने भी हमारे लीडर्स थे उन्होंने तो साथ में आके भाजपा ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको अभी ज्वाइन करना है, तो उनके साथ जाकर मैं पार्टी का प्रचार प्रसार भी करूंगा और वहां पर जाकर काम करूंगा। मुझे लगता है कि इसको लोकसभा से लेकर जोड़ लेना, आज की डेट में मैं 2024 लोकसभा से भी एक बात कह सकती हूँ कि मोदी जी जीत आ रहे हैं, भाजपा जीत रही है, लेकिन इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कुछ भी कयास नहीं लगा सकते। पूछा गया कि अब आप आगे क्या करेंगे, क्या आप भी इलेक्शन लड़ेंगे? तो 2 बातें, पहली बात तो चैरिटी तो नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स ही करूंगा। सेकंड, उनकी ओर से कहा गया कि मेरी एज अभी जो है तो डेफिनेटली मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, उनसे ये भी कहा गया कि परिवारवाद को लेकर चूंकि आपके बेटे अब विधायक बन गए हैं, तो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होकर ये कहते हैं कि बीजेपी में कई ऐसे उदाहरण हैं जब एक ही परिवार के लोगों को टिकट दिया गया को, तो उम्मीद तो कर रहे हैं और बड़े दावे से करते नजर आए हैं। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं चैरिटी करने नहीं आया, राजनीति करने आया हूँ। राजनीति तो जैसे मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं संगठन की राजनीति कर रही हूँ। हर एक का एक तरीका होता है। मुझे लगता है कि इस समय कयास लगाना, हालांकि आज प्रेस डे है तो आप कयास लगा सकते हैं। नहीं, कयास नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, कयास नहीं कहेंगे आप इन्हें, हमने बाइट सुनवाई के बकायदा। जी, तो उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में एक्टिव रहेंगे, लेकिन किस रूप में रहेंगे वो मुझे लगता है संगठन भी तय करेगा और हमारा जो हाईकमांड है वो तय करेगा। और जहां तक राजस्थान में काम करने की बात है, तो शुरुआत से कह रहे कि इलेक्शन के बाद मैं राजस्थान में जाकर काम करूंगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात, आपने यहाँ पे परिवारवाद की कही, परिवारवाद के खिलाफ मेरी पार्टी खड़ी है। ऐसी बहुत सारी हमने सिचुएशन देखी है जहाँ पे एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक परिवार हैंडल करता है। तो हम जिस तरह से कांग्रेस में हमने देखा कि वहां पर माँ बेटा के हाथ में और यहाँ पर बाबू बेटा के हाथ में है, तो परिवारवाद के हम खिलाफ हैं। लेकिन जब सिर्फ परिवार के बारे में सोचा जाए, किसी और के बारे में ना सोचा जाए, उसको हम परिवारवाद कह सकते हैं। एक ही परिवार से 2 टिकट के एग्जाम्पल हैं हमारी पार्टी में, इसको मैं डिनाई नहीं करती हूँ। वो जो उन्होंने बात कही उसको मैं एग्री करती हूँ। लेकिन आपने ये भी देखा होगा किस प्रकार से जब विजेंद्र जी सांसद बने तो चौधरी वीरेंद्र ने रिजाइन भी किया था, वो भी हमने सिचुएशन देखी थी। तो ये मुझे लगता है पार्टी का जो है कई पॉलिसीज बहुत हद तक क्लियर हैं और कुलदीप बिश्नोई जी को भी मालूम है कि राजनीति में उनको काम करना है, भारतीय जनता पार्टी में उनको काम करना है। अब संगठन उनको किस तरह, किस दिशा में लेकर जाएगा, कौन सी जिम्मेवारियां सौंपेगा, वो तो मुझे लगता है संगठन ही सोचेगा इस बारे में और हाईकमांड ही बता पाएगा इस बारे में। जोगेंद्र मोर जी, आपको मेरी एक बात से आपत्ति थी कि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा सबके टारगेट पर हैं, तो आज का मुद्दा क्या ये, और मुझे पता है कि आपको जानकारी है इस बात की कि आज के मुद्दे का हिस्सा क्या ये, उनको ही तो मात देने की बात हुई है, उन पर ही टारगेट किया गया कि भव्य बिश्नोई की ओर से भी पहली प्रेस वार्ता में उनको ही निशाने। ठीक है, चलिए मैं ठीक है सर, मैं आपसे सवाल भी पूछ लूं। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने इन लोगों को कहा, प्रवक्ता लोगों को, जो सभी पार्टियां हैं, रही बात जी भारतीय जनता पार्टी, ये ओके, ये सेटबैक तो कहीं ना कहीं है भूपेंद्र हुड्डा के लिए। राज्यसभा में गणित तो था, विधानसभा में उपचुनाव भी हार गए हैं।
अब कुछ नेता भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी सही। अब सुन तो जाइए आप, इनके नेता तो गालियां भी देते हैं एक दूसरे को। अरविंद शर्मा की गाड़ी वो वायरल हो रखी है, बताओ। ये अपने सांसद को मंचों पर तक बैठने तक नहीं देते। ये हालत है। वीरेंद्र सिंह जी की रोज टिप्पणियां आती है। बबली की क्या हालत है। रामकुमार गौतम जसपा के खिलाफ कब से स्टार्ट से बोल रहे हैं, आज तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। खोपर कहते हैं, सब कुछ खा के ये कहते हैं, सारे मंत्रालय बेकार गए ये कहते हैं रामकुमार गौतम, और प्रारंभ से कहते हैं। तो अपना दामन साहब ने और पपली जी को ये नहीं पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय अब बीच में क्यों बोल रहे हैं, नहीं बीच में क्यों बोल रहे हैं। अब दर्द होता है ना। कोई नहीं बोला। कान बज रहे हैं आपके, कान बज रहे हैं आपके जोगिंदर मोर जी। बौखलाइए मत ना। अरे पहले तो नहीं बोल रही थी मैं। आपने इनवाइट किया इनको बोलने के लिए, क्या बोला? क्यों बोल रहे हो? तो मैं बता रही हूँ कि आपने याद दिला दी, बोला भी जा सकता है। कोई नहीं बोल रहा है, आप हारे आगे भी हारोगे, पता है। जोगिंदर मोर जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जोगिंदर मोर भाई, दिल पक्का कर लो। जनता के लिए नहीं सोचोगे तो यही होगा। जनता के लिए नहीं सोचोगे तो यही होगा। अरे आपस में जो लाठी डंडे चलाते हो ना, यहाँ ना चलाओ। जैसे आदमपुर में मात मिली है, यहाँ पर भी मात ही मिलेगी। अपने लाठी डंडे गाली गलौज यहाँ ना चलाना, यहाँ पर भी मात मिलेगी। आगे तुम्हारे कांग्रेसी नहीं बैठे जो चुपचाप से आपका सुन लेंगे भाषण। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, जवाब पूरा और माकूल मिलेगा। मुझे लगता है आपको अपनी कान चेक कराइए। आप उम्मीद कर रहे थे, आप चाह रहे थे मैं बीच में टोकूं ताकि आप डिबेट को डिरेल करें और डिरेल करके कहीं ना कहीं प्रश्न से बच जाए। अरे आपको भी तो हुड्डा साहब के सामने जाके दिखाना है ना कि देखो मैं कितना बेहतर हूँ, कितना अच्छा बचाव करके आया, कितना शोर मचा कर आया। हुड्डा साहब को बता कर आना ना। आप यही तो चाह रहे थे ना मैं बीच में बोलूं। आप ये चाह रहे थे ना मैं बीच में बोलूं, तो मैं बीच में बोल रही हूँ। आप हुड्डा साहब के सामने अच्छे बन जाइए, बता दीजिए कि मैं शोर मचा कर आया बहुत ज्यादा डिबेट में। मेरी पार्टी अच्छे से जानती है, अनुशासन है मेरी पार्टी में, आपकी तरह बुरा हाल नहीं है, अनुशासन है। अरे अगर किसी पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप अपनी कांग्रेस पार्टी को ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? आप अपने झगड़े को ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाजपा में क्या चल रहा है, येलो में क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, आप ऐसे जस्टिफाई करेंगे? ये तरीका आपका जस्टिफाई करने का? अपनी बात का जवाब दो ना, अपनी बात का जवाब दो। अरे क्यों लाठी डंडे चलते हैं, क्यों भाई भतीजावाद की बात होती है, क्यों आपके नेता आरोप लगाते? और छोड़ दो। आप कहते थे ना गद्दारी, आप कह रहे थे ना यहाँ पर गद्दार जो छोड़ के चले गए। G23 में कौन था हरियाणा से? बता दो कौन गद्दार है। किसने कहा था 2019 में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था 2019 में, बहुत क्लियरली कहा था कि वाली कांग्रेस अब पहले वाली नहीं रही, यानी कि पहले वाली तो खत्म हो गई और ये जो बाकी है वो मैं खत्म कर दूंगा, ये हुड्डा जी कहते हैं। और जब भी कांग्रेस हारती है तो कमरे में बैठ के खुश होते हैं, कमरे में खुशियां मनाते हैं। वो इतना बुरा हाल कर रखा उन्होंने। G23 में कौन था? G23 में कौन था ये बता दीजिए ना। चलिए अभी आगे, ठीक है, अभी आगे चलें चर्चा में। आप लोग अपनी अपनी बारे में बोलें प्लीज। मैं तो बोल ही नहीं रही थी। ये नूर साहब ये बोले ही नहीं थे, वंदना जी तो बोले ही नहीं थे, ये तो बोले ही नहीं थे। प्रवक्ता ऐसे झूठे हो गए हैं, मैं तो बोल ही नहीं रही थी। आपने अरे जनता देख रही है भैया, ज्यादा नहीं उछलो। जनता को पता है झूठ किसने बोला, जनता को पता है झूठ किसने बोला। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी समझ रहे हैं इस चीज को। आपके कान बज रहे हैं, आपके देखो, इसको कहते हैं फोबिया, इसको कहते हैं फोबिया, ये होता है फोबिया। आज आपको बता दूं फोबिया की डेफिनेशन। आपको डर है कि मेरे कान में आवाज आ रही है वंदना पोटली की, वो कांग्रेस को धोने में लग रही है। अरे वो कैसे चुपचाप बैठ के जरूर कुछ ना कुछ कह रही होगी, इसको कहते हैं फोबिया। चलिए अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जोगेंद्र मोर जी आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, पोपली जी आप भी सुनिए। विवेक जी, अब देखिए आरोप तो जो कांग्रेस पर लगते हैं, कांग्रेस के नेताओं पर लगते हैं बयानबाजी करने के या गुटबाजी के, लेकिन जोगेंद्र मोर जी ये कहते हैं कि जेजेपी में भी तो है नरवाना विधायक गौतम जो बोलते हैं, सुरजा खेड़ा जो बोलते हैं,
बबली जब तक विभाग नहीं मिला था, हमने उनसे भी पूछा था, तब भी वो जिस तरह की बयानबाजी, इवन अब भी सरकार के खिलाफ भी कहते हैं कि करप्शन है, बहुत सारी बातें अब भी जिस तरह के बयान वो देते हैं। तो अगर कहीं कमियां हैं तो उसको उजागर करने में कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। हम बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं, और जहां जो कमियां थी उनको दूर भी किया गया और दुरुस्त भी किया गया, वो सबके सामने। आज डिबेट जिस मुद्दे के ऊपर है उस मुद्दे से घुमा के कहीं और ले जाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, उसी देखिए, ये हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम केवल एक तरफा बात तो हम नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं हमारे चैनल को। अब जो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल हम उठाएं, और उसमें जो आपकी पार्टी में भी साफ साफ नजर आ रहा कि उसमें ऐसे नहीं कि हम आंखें बंद कर लेंगे, उस पर चली बात में हम चर्चा नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, जो जहां कमियां थी उसको दुरुस्त किया गया, कमियां थी तभी आवाज आई और उसको दुरुस्त भी किया गया। बबली जी ने कहा करप्शन है, दुष्यंत जी ने कहा लाओ फाइन। नहीं, गौतम जिस तरह से सीधा डिप्टी सीएम को निशाने पर लेते हैं, सुरजाखेड़ा सीधा डिप्टी सीएम को टारगेट पर लेते हैं, तो ये कांग्रेस ये कहती है कि फिर अकेला, ठीक है कांग्रेस आज का मुद्दा है। सुरजाखेड़ा जी, गौतम जी, बबली जी, कोई भी अगर निशाने पे लेता है तो पार्टी छोड़ के नहीं जाता। जैसे इनके विधायक जा रहे हैं छोड़ के, अब ये कहीं आगे भी देखिएगा किस तरह जाएंगे। हमारा परिवार है, परिवार में सभी तरह की बातें होती हैं और सभी तरह की बातें सुनी भी जाती हैं, उसका समाधान भी किया जाता है। हमारे विधायक पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे, कांग्रेस के छोड़ के जा रहे हैं, और अगले जो जाने वाले हैं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, उनको ही रोक लो। आज डिबेट कांग्रेस के ऊपर थी, ना कि जेजेपी के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, थी डिबेट है अभी कांग्रेस पर की है, लेकिन इलेक्शन में तो आप लोगों को भी अगर ये विषय चला के तो दर्शक जो भी देख रहे हैं उनके जहन में भी आया होगा कि है तो जेजेपी में भी। जवाब दिया नहीं, जेजेपी में भी तो ये चीजें हैं, दर्शक बहुत समझदार के, सब कुछ समझते हैं। जहाँ कमियां थी उनको दुरुस्त किया गया। अब देखिए ना, आज के दिन जेजेपी का कोई विधायक छोड़ के नहीं गया और ना ही जाएगा। जिनके छोड़ के जा रहे हैं, चिंता तो उनको करनी चाहिए, और आगे भी जाने लग रहे हैं। हमें तो बता रहे हैं, आप ये तो बताइए अपनी, आप ज्योति जी अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दो। ये इनका काम है कांग्रेस वालों का। आज इनको क्या हालात है पार्टी के दिख रहे हैं, पिता पुत्र तक सीमित है, वही बात शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, रजवन जी, ये सफाई नहीं दे पाए अपनी बात की, अपना कोई जवाब नहीं दे पाए, तो दूसरी पार्टी कभी इनेलो के ऊपर ले जाओ, कभी बीजेपी के ऊपर ले जाओ, कभी जेजेपी के। आप अपनी पार्टी का बताइए ना तो आप इनेलो के प्रवक्ता है, ना आप बीजेपी के, ना जेजेपी के। सभी पार्टियों के प्रवक्ता अपनी बात रखने के लिए बैठे। आप कांग्रेस का बताइए, कांग्रेस के क्यों ऐसे हालात हो गए? 2016 राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ था वो सबको याद नहीं है। 2016 में क्या हुआ था, भूपेंद्र हुड्डा ने क्या किया, भूपेंद्र हुड्डा ने क्या किया वो सबको पता है। इस राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ वो सबको पता है। किरण चौधरी हैसियत बताने की बात करते हैं, वो सबके सामने है। आज आप अपने विधायकों को संभालिए जनाब, अपनी पार्टी को संभालिए, दूसरों को बोली करने से पहले अपने घर के बारे में सोचिए क्या हो रहा है। रोकट से बाहर कुछ नहीं है, मैं बारी कह रहा हूँ, रोकट से बाहर कुछ नहीं है। चलिए अंतिम कमेंट क्यों चलते हुए विवेक जी आप रुकेंगे अभी। रजवन जी ने किया, और जब बराती घोड़े बताते थे लोगों को, रजवन जी राज्यसभा में भेजने का काम किया। ठीक है विवेक जी, अभी आप सुनेंगे, जी। मुख्य मुकाबला आदमपुर बाय इलेक्शन में हमने देखा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के बीच था। अब भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इतना तो साफ संदेश चला गया कि इनेलो और आम आदमी पार्टी का तो कोई वर्चस्व है ही नहीं, विधानसभा में भी और उससे पहले लोकसभा में भी आप लोग कहीं तस्वीर में नहीं होंगे। देखिए ज्योति जी, वो एक अगर आपको इसके एक उपचुनाव को अगर लेके जाएंगे तो इससे पहले भी 2 उपचुनाव हुए थे, और तीसरा उपचुनाव ये है कि 2 उपचुनाव में जब वहां पर सरकार हारी थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो उसमें क्या उपलब्धि थी? उससे पहले तो जींद बाय इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, विधानसभा में एकमात्र सीट जीती, उसी सीट पर आप लोगों ने उसमें बात करते हैं। बाय इलेक्शन में बहुत कम मार्जिन से जीते, बहुत कम मार्जिन से जीते। कर देता हूँ ना बात। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि केवल एक बाय इलेक्शन, मैं बिल्कुल एक बाय इलेक्शन के आधार पर बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि मैंने बयान एक बाय इलेक्शन को लेकर दिया गया, बात नहीं कर रहा, बयान की नहीं कह रहा। यहाँ पे सीट किसकी खुई थी? एक मिनट,
यहाँ पे सीट किसकी थी? कांग्रेस की। सीट किसने खोई? कांग्रेस ने खोई। अब वहां पर सीट अगर कांग्रेस की है, जो जिस व्यक्ति की जो सीट है, मैं ये मानता हूं कि सीट टक्कर जो है उनके बीच में रह गई। जनता ने किस विषय को देखकर वहां पर उनको वोट किया है वो तो वहां की जनता ही बता सकती है। इस चीज के बारे में हम अपना विचार करेंगे, उस चीज में हम अपना करते भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो बात है कि पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये चीज आज बिल्कुल ठीक है कि आज की जो डिबेट है वो फूट के ऊपर है। तो उस फूट में अकेले कांग्रेस नहीं है, उस फूट की शिकार भारतीय जनता पार्टी भी है, उस फूट की शिकार कहीं ना कहीं जेजेपी भी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक चद्दर, एक परत लगाकर अपने आप को ढके हुए है और कांग्रेस की जो फूट है वो उजागर हो चुकी है। लेकिन उसी फूट का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन 2024 का जब चुनाव आएगा तो मैं आपको इस चीज के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूत करके बैठी है और आने वाली जब जो सरकार होगी, इस चीज में मैं आपको बताऊं कि जब जो चुनाव जो होंगे वो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होंगे। और ये हकीकत है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आज कांग्रेस की हालत बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अपने आप में बीजेपी में मर्ज कर जाएगी। गुटबाजी की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं बीजेपी में मर्ज कर जाएगी क्योंकि बड़े बड़े लीडर रजवंत जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। गुटबाजी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गुटबाजी के लिए गुट होनी भी चाहिए ना पार्टी में। पोपली जी आपका अंतिम कमेंट। देखिए, गुटबाजी के लिए गुट होना जरूरी है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। जयवंत जी, जो वन मैन शो वाली पार्टी जो है, इनके क्या मुझे लगता है कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो इनको सोचना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पार्टी में क्या गुटबाजी है, तो मैं ये बताना चाहूंगी पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट होना, क्योंकि पार्टी एक बड़ा परिवार है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन पार्टी के साथ दगाबाजी करना वो कौन कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। पार्टी की पीठ पे छुरा कौन भोंक रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। संगठन किसका नहीं बना वो देखना बहुत जरूरी है। राज्यसभा में अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर कौन वोट करता है वो देखना जरूरी है। मैं यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी की बात नहीं कर रही, मैं उस वोट की बात कर रही हूँ। उसका जवाब ना आज तक आपके पास है जोगिंदर मोर, ना ही आपके कार्यकर्ताओं के पास है, ना ही आपके लीडर के पास है कि वो कौन सा वोट था जिसकी वजह से आप राज्यसभा की सीट हारे। उसका जवाब आपके पास नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट होना परिवार के अंदर, एक परिवार के अंदर भी होते हैं, लेकिन पार्टी से दगाबाजी करना और यहाँ पर ये बताता है कि जो अपनी पार्टी के नहीं है वो प्रदेश के कहां से होंगे, वो देश के कहां से होंगे, वो जनता के कहां से होंगे। जनता ही ना दिखा रही है। बहुत छोटा कमेंट आपका। देखिए ज्योति जी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हमारी पार्टी के लोग गालियां नहीं देते जिस प्रकार से अरविंद शर्मा जी की गालियां वायरल हुई। ये गुटबाजी नहीं तो क्या है। आज कुलदीप बिश्नोई ने कह दिया मैं लोकसभा में रहूंगा, इसका मतलब आपने टिकट निश्चित कर दी। ये गुटबाजी नहीं तो क्या है। आज विधानसभा भी बोल रहे हैं, राज्यसभा भी बोल रहे हैं, तीनों जगह टिकट छोड़ना मिलेगी। तीनों जगह टिकट छोड़ना मिलेगी। उन्होंने तो तीनों का नाम लिया, तीनों जगह टिकट छोड़ना मिलेगी। उन्होंने कहा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में हराएंगे। क्या तीनों टिकट फाइनल हो गई? क्या लॉजिकल बात तो करो भैया, यहाँ पर बैठे हो। अभी आपने बयान सुना, नहीं गलत इम्प्रोवाइजेशन करोगे तो मैंने टोका है आपको। मैं वैसे नहीं टोक रही, आप स्टेटमेंट ही गलत बता रहे हैं, आप स्टेटमेंट ही गलत बता रहे हैं। जोगिंदर मोर, सपने में आती है भाजपा, सपने में आती है भाजपा। स्टेटमेंट भी गलत बता रहे हो आप, स्टेटमेंट भी गलत बता रहे हो। ठीक है, आप रुकिए। अरे जोगिंदर मोर जी, आखिरी कमेंट। आप लोग प्लीज बहस ना करें, टाइम भी नहीं है। विवेक जी जल्दी आखिरी कमेंट आपका। ज्योति जी, मोर साहब कह रहे थे वैचारिक मतभेद में ये गर्दनें तोड़ देते हैं और एफआईआर नहीं होने देते। वैचारिक मतभेद में ये बराती घोड़ी किसी को बता देते हैं। वैचारिक मतभेद में ये संगठन नहीं बढ़ने देते। वैचारिक मतभेद में ये पार्टी का सत्यानाश कर देते हैं। वैचारिक मतभेद में ये 2016 के राज्यसभा चुनाव में वोट कहीं और डलवा देते हैं, वोट कैंसिल करा देते हैं। वैचारिक मतभेद में ये बिल्कुल तो लगाते हैं दूर जाके। ये तमाम सवाल उठते हैं जो आपने अभी उठाएंगे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। हरियाणा न्यूज के डिबेट में आप लोग जुड़े गए। तो हमने बात की है कुलदीप बिश्नोई की ओर से जो बयान दिए गए, भव्य बिश्नोई की ओर से जो कहा गया, भूपेंद्र हुड्डा को जो चैलेंज दिया गया है, कांग्रेस की स्थिति को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं। तो आने वाले दिनों में 2024 को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है अलग अलग दलों के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। जो दावे किए गए हैं उनमें कितना दम है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।